रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान करके सबको चौंका दिया और इसी के साथ पिछले कुछ हफ्तों से अगले राष्ट्रपति के नाम पर चल रहे कयास भी खत्म हो गए। कोविंद अभी बिहार के राज्यपाल हैं। उनको उम्मीदवार बनाए जाने के फौरन बाद विपक्षी एकता को तब झटका लगा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविंद की उम्मीदवारी पर खुशी जताई और उनके काम की तारीफ की। बीजेपी दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके कोविंद 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आदिवासी और दलित मुद्दों को उठाया। उनकी उम्मीदवारी बीजेपी के उन विरोधियों को एक बड़ा जवाब है जो बीजेपी को दलित विरोधी बताते रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी से अब तय है कि वो उत्तर प्रदेश में जन्मे देश के पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और राष्ट्रपति होंगे। अपने आप में इसका भी बड़ा राजनीतिक महत्व है और संदेश भी। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। रामनाथ कोविंद देश के संभावित राष्ट्रपति। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक किसी को रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर देश को चौंका दिया। आशा करते हैं कि दलित समाज से संघर्ष कर सार्वजनिक जीवन में उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे। दलित समुदाय से आने वाले कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के पीछे मोदी की भविष्य की राजनीति है। दलित समुदाय से होने की वजह से मायावती भी कह रही हैं कि अगर विपक्ष की तरफ से कोई दलित चेहरा नहीं आया तो बीएसपी समर्थन देगी। उनकी इस राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो मैं कतई भी सहमत नहीं हूं, लेकिन इनके दलित होने के नाते इनके प्रति हमारी पार्टी का स्टैंड नकारात्मक तो नहीं हो सकता है, बशर्ते विपक्ष से इस पद के लिए अन्य कोई दलित वर्ग का इनसे अधिक लोकप्रिय व काबिल उम्मीदवार चुनाव के मैदान में नहीं उतरता है। विपक्ष के संभावित चेहरे के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि रामनाथ के दलित होने की वजह से जो मजबूरी मायावती की है, कुछ वैसी ही मजबूरी अखिलेश यादव की भी होगी, क्योंकि रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसी तरह बिहार के राज्यपाल होने के नाते नीतीश कुमार के लिए रामनाथ का नाम खारिज करना बेहद मुश्किल है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। यानी मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक से यूपीए समेत पूरे विपक्ष की रणनीति को हवा में उड़ा दिया है। नीतीश कुमार के पास 20,935 वोट हैं, अखिलेश के पास 26,060 वोट हैं, जबकि मायावती के पास 8,200 वोट हैं। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 55,195 वोट हुए, यानी कि बड़ी जीत की तरफ बढ़ता दिख रहा है एनडीए। विपक्ष को साधने के लिए खुद प्रधानमंत्री सोनिया गांधी से बात भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है, वरिष्ठ नेताओं से बात की है और सबको ये नाम हमने आज इन्फॉर्म किया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने एक तरफा फैसला लिया है। निर्णय करने के बाद सिर्फ नाम बताया तो खाली वो तो निर्णय हो गया, तो उसमें आम सहमति की तो गुंजाइश रही नहीं।
ये हम अपेक्षा नहीं करते। कांग्रेस के इस बयान के 2 घंटे के भीतर ही कांग्रेस की तरफ से लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार का नाम सामने आने लगा। मीरा कुमार भी दलित समुदाय से ही आती हैं। वैसे कांग्रेस मीरा के अलावा दूसरा दलित चेहरा भी उतार सकती है, गैर कांग्रेसी दलित चेहरा भी हो सकता है। कांग्रेस बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ भी बातचीत करेगी। हालांकि कांग्रेस का उम्मीदवार भी रामनाथ का रास्ता रोक पाए ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि वोटों का गणित उनके पक्ष में जा रहा है। एनडीए के पास अभी 5,32,000 वोट हैं। राष्ट्रपति बनाने के लिए 17,422 वोट और चाहिए। समर्थन का ऐलान कर चुकी वाईएसआर कांग्रेस के पास 17,666 वोट हैं और टीआरएस के पास भी 22,048 वोट हैं। टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस के वोट को जोड़ दिया जाए तो एनडीए उम्मीदवार के पास वोट का आंकड़ा 5,67,000 से ज्यादा हो जाता है, जो कि जीत के लिए काफी है। लेकिन रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने के बाद वोटों का आंकड़ा यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला। नरेंद्र मोदी ने जिस प्लानिंग के साथ इनका नाम आगे बढ़ाया है, उसके बाद बिहार और यूपी की क्षेत्रीय पार्टियों का यूपीए के साथ खड़ा रह पाना मुश्किल हो गया है। विपक्ष में भले ही फूट पड़ती दिख रही हो, लेकिन शिवसेना ने अब भी सस्पेंस बनाए रखा है। पण जरूर जर का एखादा राष्ट्रपती झाल्यानंतर केवळ दलितांचं नाही तर देशाचं भलं करणार असेल तर राष्ट्रपती तुम्ही कोणी करा, शिवसेना तुमच्या सोबत आहे। पण केवळ मतांचं राजकारण करणार असाल, मतांच्या राजकारणाच्या मध्ये शिवसेना कधीही पडू शकत नाही। कारण मतांची राजकारणं ही कदाचित पक्षाला जिंकून देत असतील, पण देशाला रसातळाला घेऊन जातात। पटना से प्रकाश कुमार, लखनऊ से पंकज झा, दिल्ली से प्रशांत और आशीष कुमार सिंह के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। रामनाथ कोविंद देश के लिए एक अनजाना नाम है। हालांकि वो पिछले 30 साल से राजनीति में रहे। कोविंद दलितों के कोरी समुदाय से हैं और उनका जन्म कानपुर देहात के एक छोटे से गांव परोंख में हुआ। उत्तर भारत के करोड़ों युवाओं की तरह उनका भी सपना रहा कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में पास होकर आईएएस अधिकारी बने, लेकिन ऐसा न होने पर उन्होंने वकालत शुरू की। अब बिहार के राज्यपाल कोविंद ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश सिंह से कहा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। जनमन विशेष में 25 जुलाई से पहले राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले रामनाथ कोविंद का बचपन और उनकी राजनीति। आपको सर उम्मीद थी कि आप राष्ट्रपति पद के लिए आप नामित होंगे, आपको एनडीए राष्ट्रपति बनाने के लिए चुनाव के लिए घोषित करेगी? दिशा में हमारा कोई ध्यान नहीं था। आई हैड बीन वर्किंग हियर क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। पटना से दिल्ली आते वक्त विमान में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान रामनाथ कोविंद ने उम्मीदवारी पर कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। 72 साल के रामनाथ कोविंद ने जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया है, उसके बारे में सच में कोई और भी नहीं सोच सकता था। कानपुर शहर से 80 किलोमीटर दूर कानपुर देहात के जुड़वा गांव हैं रनौक परौख। यहीं परौख में जन्मे रामनाथ अब देश की सबसे बड़ी कुर्सी की ओर बढ़ चले हैं और ये खुशी के गीत हैं। बहुत बड़ी खुशी है सर, हमको अकेले नहीं, मतलब पूरे गांव को, आसपास क्षेत्र के जितने सब लोगों को इतनी बड़ी खुशी है। आज आ रहे सब लोग, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई कीर्तन गा रहा है। 8 अप्रैल को आए थे, हमारी राज्यपाल नियुक्ति हुई थी, तब यहाँ आए थे। हम लोगों सभी लोगों से मिल के गए थे यहाँ से। हाँ, और भी बहुत कुछ कह के गए थे। यहाँ पे जो कह के गए थे वो बैंक कह गए थे, बैंक बनवाई है, और जो सरकारी ट्यूबवेल है ये सब कुछ उन्होंने करवाया है। सड़क है जो बनी है बाहर, वो भी बाबा ने बनवाई। सारा कुछ उन्होंने किया है। जो सुविधा यहाँ सही से दिखाई दे रहे हैं उन्हीं की वजह से है सारी कुछ।
तो आप देख सकते हैं कि उनके चचेरे भाई का ये परिवार है जो कि बेहद खुश है, हाथ में तस्वीरें लेकर के वो दिखा रहे हैं कि कितना लगाव इन लोग को रामनाथ कोविंद जी से है और रामनाथ कोविंद जी गांव के लोगों से कितना लगाव करते थे। रामनाथ के करीबी मानते हैं कि भगवान राम का भक्त होने के नाते ही वो देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर अब काबिज होने जा रहे हैं, क्योंकि वो राम भक्त थे, इसीलिए संघ के बड़े नेताओं के हमेशा दिलों के करीब रहे। बेहद मृदुभाषी और लो प्रोफाइल रहने वाले रामनाथ कोविंद के पक्ष में उनकी ये खूबी भी गई। रामनाथ का राजनीति का वास्ता इमरजेंसी के बाद पड़ा था। 1977 में जब जनता पार्टी सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुए देश के, तो ये उनके निजी सचिव थे, IAS और उसमें जाना चाहते थे। लेकिन 1990 में हम लोगों ने, चूंकि ये हमारी जो पहले ये अब लोकसभा ये इटावा है, पहले घाटमपुर थी, सुरक्षित थी, तो हम लोग इनको लाए और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ने के बाद फिर ये सक्रिय हो गए। 1990 में बीजेपी में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ा। चुनाव तो हार गए, लेकिन 1993 और 1999 में पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेज दिया। इस दौरान रामनाथ बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। साल 2007 में रामनाथ बुगनीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन फिर जीत नहीं सके। इसके बाद उन्हें यूपी बीजेपी संगठन में सक्रिय करके प्रदेश का महामंत्री बनाया गया और 2 साल पहले अगस्त में बिहार का राज्यपाल बनाया गया। देश के प्रथम नागरिक बनने जा रहे रामनाथ के बचपन के दोस्त परौख गांव में उनके किस्से सुना रहे हैं। वो बहुत सरल स्वभाव के थे शुरू से, और ये तो छोटे यहाँ खेल कूद और क्या है, आम खाए, देहात है, आम खाने चले गए, साथ खेले कूदे, कबड्डी खेले, कुछ यही काम होते रहे। कोई शरारत नहीं, हम लोग जो है दोनों जने गुफ्फा मार करके और यहाँ से घर से निकलते थे और स्कूल तक जाते थे और वहाँ पढ़ते थे, और उसके बाद रात के जो है हमारी छत पे वो आकर के लेट जाते थे। हम लोग दोनों जने आम बीनने के लिए रात को निकल जाते थे। यहाँ से निकलकर रामनाथ ने कानपुर में वकालत पढ़ी। LLB की पढ़ाई करने के बाद रामनाथ ने IAS की तैयारी की थी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास भी की, लेकिन IAS कैडर न मिलने की वजह से वकालत करने का फैसला किया। रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। 1977 से 1979 तक दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे और इसी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ जुड़ गए। दिल्ली में वकालत करने के बावजूद उनके गांव से उनका जुड़ाव बना रहा। खुद दूर तक स्कूल जाने की मजबूरी को देखते हुए उन्होंने गांव में प्राइमरी स्कूल बनवाया और अपना घर बारातशाला के लिए दान कर दिया। ये तस्वीर 10 दिन पुरानी है। 9 जून को रामनाथ अचानक दतिया आए थे और वहां पीताम्बरा पीठ में अनुष्ठान किया था। तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आज उनके नाम के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि वो इसी उद्देश्य से आए थे। बताया जा रहा है कि कोविंद के दतिया आने का कार्यक्रम ही अचानक बना था और 1 दिन पहले ही प्रशासन को सूचना दी गई थी। रामनाथ कोविंद ने कानपुर से 2 दिन पहले ही अपने भाई रामस्वरूप कोरी को पटना राजभवन बुला लिया था। वो अभी भी पटना राजभवन में ही रुके हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आला कमान ने रामनाथ कोविंद को 2 दिन पहले ही आधिकारिक तौर पर उनकी नई भूमिका के बारे में बता दिया था और तब से ही वो दिल्ली आने की तैयारी करने लग गए थे। पटना से प्रकाश कुमार, परौख गांव से उमेश पाठक, दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ राजकिशोर, ABP न्यूज़, दिल्ली। आखिर रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति पद के लिए कैसे आया? कैसे बीजेपी आलाकमान ने उनके नाम पर मोहर लगाई? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और भरोसेमंद हैं रामनाथ कोविंद। मोदी और कोविंद के बीच भरोसे का यह सिलसिला शुरू हुआ 7 साल पहले। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हम कानून का और कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज वो SIT के साथ में उनकी चर्चा हो रही है। रामनाथ कोविंद का ये बयान साल 2010 का है, लेकिन आज ये बयान प्रासंगिक हो चुका है। साल 2002 के दंगों के बाद चली जांच में रामनाथ कोविंद लगातार तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करते रहे। कोविंद लगातार मोदी के साथ खड़े रहे। पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है।
पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। साल 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने और कोविंद को मोदी से इसी करीबी का इनाम मिला और 17 अगस्त 2015 को उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दलितों के लिए सारी जिंदगी काम करने वाला बताया था। पीएम मोदी से नजदीकियों का नतीजा है कि आज संसदीय दल की बैठक के बाद रामनाथ कोविंद को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, श्री रामनाथ कोविंद एक किसान के बेटे हैं। वो विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों, अधिकारहीन और आम लोगों की सेवा में लगा दी। मैं आश्वस्त हूं कि श्री रामनाथ कोविंद एक अप्रतिम राष्ट्रपति बनेंगे और गरीबों, वंचितों और हाशिए पर खड़े समाज की मजबूत आवाज बनेंगे। राज्यपाल बनने के बाद भी रामनाथ कोविंद लगातार पीएम मोदी के संपर्क में रहे, उनसे मुलाकात करते रहे। आखिरी बार 4 जनवरी को गुरु पर्व के दौरान पटना में पीएम मोदी और रामनाथ कोविंद की मुलाकात हुई थी और जानकार मानते हैं कि आज की पृष्ठभूमि वहीं से तय होना शुरू हो गई थी। पीएम मोदी ने दलित नेता को राष्ट्रपति बनाकर एक तीर से 2 निशाना लगाया है। बीजेपी के इस दांव से दलितों में साफ संदेश जाएगा कि बीजेपी ही उनकी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है और इससे 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। पूरे देश में करीब 20.14% दलित आबादी है, यानी देश में करीब 21 करोड़ लोग दलित समुदाय से आते हैं। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा दलित उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो कि करीब 20% हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए तो एक गौरव का विषय है ही। इस देश के अंदर दलित समुदाय के लिए भी इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उन्हें बैठने का एक अवसर श्री रामनाथ कोविंद जी के माध्यम से प्राप्त होगा। एक हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति पद के लिए ये दलित दांव बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में विरोधियों को चित करने के लिए चला है। पीएम मोदी को साल 2014 की तरह प्रचंड बहुमत लाना है तो दलितों को अपने खेमे में करना बेहद जरूरी है।